4 महीने बाद 4 नवंबर 2008 को मैंने अपना मतदान बराक के पक्ष में किया। उस दिन सुबह हम दोनों अपनी पोलिंग वाली जगह पर गए, जो ब्यूला शुमित प्राथमिक विद्यालय के जिम में था और शिकागो में हमारे घर से कुछ ही दूरी पर स्थित था। हमने अपने साथ साशा और मालिया को भी लिया। वे दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि चुनाव वाले दिन भी। शायद विशेष चुनाव वाले दिन ही मैंने सोचा कि स्कूल जाने का विचार सबसे अच्छा विचार है। स्कूल एक दिनचर्या थी, स्कूल एक आराम वाली जगह थी। हम जैसे ही वहाँ से गुजरे, फोटोग्राफरों और टीवी कैमरा वालों का एक झुंड हमारे पीछे जिम में आ गया और वहाँ आसपास के लोग हर चीज के ऐतिहासिक गुणों की बात करने लगे। मैं खुश थी। मैं दोपहर का खाना साथ लेकर आई थी। यह दिन किस तरह का होगा? यह एक बहुत ही लंबा दिन होने वाला था। उसके आगे हम में से कोई और कुछ नहीं जानता था। बराक, जो हमेशा ही अधिक तनाव में रहते थे, उस दिन सबसे अधिक सहज थे। उन्होंने वहां मतदान वाले सभी कर्मचारियों को नमस्ते किया, अपना बैलेट उठाया और अपने सामने आने वाले सभी लोगों से हाथ मिलाते हुए सहज दिखाई दे रहे थे। मेरा अनुमान है कि इन सब का मतलब था, यह सब प्रयास उसके नियंत्रण के बाहर जाने वाला था। अपने वोटिंग केंद्र पर हम दोनों साथ साथ खड़े थे और वहीं हमारी बच्चियां भी हमारी तरफ झुककर बहुत नजदीक से हम दोनों को देख रही थी कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। मैंने पहले ही कई बार बराक के पक्ष में वोट किया था, प्राथमिक और आम चुनाव में, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सत्र के चुनाव में भी, और इस चुनाव के मतदान की प्रक्रिया भी मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रही थी। मतदान मेरे लिए एक आदत थी, एक स्वस्थ पद्धति जिसका पालन मैं हर अवसर पर बहुत निष्ठा से करती थी। बचपन में मेरे माता पिता मुझे अपने साथ मतदान केंद्र पर ले जाते और मैं भी साशा और मालिया को जब भी संभव हो अपने साथ मतदान केंद्र पर ले जाने का काम करती थी, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रक्रिया की सहजता और महत्व को उनके अंदर पैदा किया जा सके। मेरे पति के पेशे ने मुझे राजनीति और सत्ता के दांव पेच का गवाह बनाने का अवसर दिया। मैंने देखा था कि किस तरह सिर्फ कुछ मतों से ही एक क्षेत्र में न कि सिर्फ एक उम्मीदवार दूसरे से पिछड़ जाता था, बल्कि एक मूल्यवान व्यवस्था दूसरे से हार जाती थी। अगर पड़ोस के घर में कुछ लोग घर पर रुक जाते हैं तो हमें यह पता चल जाता था कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल कौन सा विकल्प हमारे पास उपलब्ध था, हमने युद्ध में अपने सैनिक भेजे थे या नहीं। मतदान सहज और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी था। उस दिन मैंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपने पति के नाम के आगे बने उस छोटे से बुलबुले को बहुत देर तक देखा। चुनावी अभियानों, आक्रमणों और थकान के लगभग 21 महीने बाद यह पल था। यह अंतिम चीज थी जिसे मुझे करने की जरूरत थी। बराक ने मेरी तरफ देखा और हंसे। तुम अभी भी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रही हो, उन्होंने कहा। थोड़ा और समय की जरूरत है। यह सब कुछ बेचैनी के लिए नहीं था। चुनाव वाला दिन शायद हमारे लिए एक छोटी छुट्टी की तरह था। जो कुछ भी हुआ और जो आगे होने वाला था, या इन दोनों के बीच का एक वास्तविक पड़ाव था। आपने उड़ान भरी है, लेकिन आप अभी पहुंचे नहीं हैं। अभी तक आप यह नहीं जान सकते थे कि भविष्य कैसा होने वाला था। महीनों तक यह सब कुछ बहुत तेजी से होने के बाद अब यह एक पीड़ादायक धीमी गति वाला समय था। घर पर मैं परिवार और दोस्तों के लिए मेहमान नवाजी का काम कर रही थी, जो हमारे घर आकर हल्की फुल्की बातें करते और समय बिताने में हमारी मदद करते थे। उस सुबह किसी समय बराक, क्रैक और उसके कुछ दोस्तों के पास के जिम में बास्केटबॉल खेलने चले गए, जो चुनाव के दिनों के कारण एक रिवाज बन गया था। अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए बराक को बास्केटबॉल में एक जोरदार झटका देने या झटका खाने से बेहतर कुछ भी नहीं लगता था। बस किसी को उनकी नाक मत तोड़ने देना, मैंने बराक को कहा जब वे दोनों दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। तुम तो जानते ही हो, बाद में उन्हें टीवी पर जाना है। हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार क्यों बनाया जाता था? क्रैक ने पलटकर कहा, जैसे कि सिर्फ एक ही भाई कर सकता है। और उसके बाद वो दोनों चले गए। अगर आप मतदान में विश्वास करते
तो ऐसा लग रहा था कि बराक जीतने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि आने वाली रात के लिए वे दो संभावित भाषणों पर काम कर रहे थे, एक जीत के लिए और दूसरी हार की स्वीकृति के लिए। अब तक हम राजनीति और मतदान के बारे में इतना समझ चुके थे कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हम उस घटना के बारे में जानते थे जिसे ब्रेटली इफेक्ट कहा जाता है, जिसका नाम एक अफ्रीकी अमेरिकी उम्मीदवार टॉम ब्रेटली के नाम पर रखा गया और जिन्होंने 1990 में कैलिफोर्निया के गवर्नर के पद के लिए चुनाव लड़ा था, जहां मतगणना में लगातार यह दिखाया जा रहा था कि ब्रेटली आगे चल रहे थे, वहीं चुनाव वाले दिन उनकी हार हो गई थी। इस घटना ने सबको आश्चर्य में डाला था और साथ ही दुनिया को कट्टर नया पाठ पढ़ाया था, और यह ढांचा देश में कई सालों तक कई उच्च स्तरीय चुनावों में दिखाई गया। अश्वेत उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था, जिसके पीछे का सिद्धांत यह था कि जब अल्पसंख्यक उम्मीदवार की बात आती है तब मतदाता अक्सर पर्यवेक्षकों से अपने पूर्वाग्रह को छुपा लेते हैं और सिर्फ मतदान केंद्र पर ही अपनी निजता को दर्शाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान शुरू से अंत तक मैं खुद से यही सवाल पूछती थी कि क्या अमेरिका एक अश्वेत राष्ट्रपति को चुनने के लिए तैयार था? क्या यह देश इतना मजबूत हो चुका था कि वह नस्लीय सोच और अपने पुराने पूर्वाग्रहों से परे देख सके? अंततः हमें अब यह सब पता चलने वाला था। मोटा मोटी आम चुनाव प्राइमरीज के चुनाव की तुलना में कम थकाऊ था। जॉन मैकलेन ने अपने उम्मीदवारी साथी सारा पिलिन को अलास्का के गवर्नर के रूप में चुनकर प्रहार का एहसान नहीं किया था। बिना किसी तैयारी और अनुभव के कारण वह जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की पंच लाइन बन चुकी थी और फिर मध्य सितंबर में खबरें और बुरी हो गई थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो गई थी और वह लेहमैन भाइयों ने, जो देश के बड़े निवेशकों में से एक थे, अचानक ही दिवालिया होने की घोषणा कर दी। दुनिया को अब एहसास था कि वॉल स्ट्रीट के धुरंधर सालों तक घरेलू कर्ज के सहारे मुनाफा कमा रहे थे। शेयरों में गिरावट आ गई थी, क्रेडिट कार्ड का बाजार थम गया था, सेवानिवृत्ति का फंड खत्म हो चुका था। इतिहास के इस क्षण में बराक सबसे उचित इंसान थे, एक ऐसे काम के लिए जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन जिसने विकास की दर में वृद्धि की और इसके लिए भयानक स्तर वाले वित्तीय संकट को शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं अब लगभग 1.5 साल से पूरे अमेरिका में इस बात का ढिंढोरा पीट रही थी कि मेरे पति शांत और तैयार थे। जटिलता ने उन्हें बिल्कुल नहीं डराया। उनके पास एक ऐसा दिमाग है जो किसी भी प्रकार की जटिलता को सुलझा लेता है। बेशक मैं एक पक्षीय थी और निजी तौर पर मैं चुनाव को हारने और हमारे पुराने जीवन के किसी रूप में वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं यह भी महसूस कर रही थी कि एक देश के रूप में वास्तविक रूप से हमें इस मदद की जरूरत थी। अब यह समय आ गया था कि कोई भी ऐसी चीज जो चमड़े के रंग की तरह एक पक्षीय हो, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया जाए। इस समय हम उन्हें उस दफ्तर में नहीं बिठाकर बेवकूफ बनाएंगे, तब भी उन्हें विरासत में गड़बड़ी ही मिलेगी। जैसे ही शाम होने वाली थी, मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियां शिथिल हो रही है। मेरे पूरे शरीर में एक बेचैनी दौड़ रही है। मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी माँ और हमारे घर में रुके हुए दोस्तों के साथ छोटी मोटी बात करने में मेरी रुचि खत्म हो गई थी। एक समय आया जब मैं सिर्फ खुद के साथ समय बिताने के लिए ऊपर के कमरे में चली गई। ऐसा हुआ कि कुछ ही देर में बराक भी वहां आए। यह साफ दिखाई दे रहा था उन्हें भी अपने लिए थोड़ा समय चाहिए था। मैंने देखा कि हमारे बेडरूम के सटे हुए अपने छोटे से ऑफिस वाले कमरे में से एक टेबल पर बैठे थे और अपने जीत के भाषण को देख रहे थे। वह उनकी जगह थी। मैं वहां गई और उनके कंधे को सहलाने लगी। तुम ठीक हो? मैंने कहा। हाँ। थक गए हो? नहीं। वह मुझे देखकर मुस्कुराए, जैसे यह देखने की कोशिश कर रहे हो कि यह सब सच था। बस एक दिन पहले ही हमें यह खबर मिली थी कि हवाई में बराक की 86 वर्षीय नानी ट्रूथ का कैंसर के कारण लंबे समय तक बीमार रहने के कारण देहांत हो गया था। इसी बात को जानते हुए कि अपनी मां को अलविदा नहीं कह सकने के बाद बराक ने ट्रूथ के अंतिम दर्शन का फैसला लिया।
उस बार गर्मी के मौसम हम अपने बच्चों को उन्हें मिलाने ले गए थे और वह फिर से 10 दिन पहले वहां गए। अभियान के लंबे दौरे को एक दिन के लिए रोककर चैन से बैठकर उनका हाथ थामने, इससे मुझे यह महसूस हुआ कि यह कितना दुखद था। बराक ने अपनी माँ को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही खो दिया था, जब वह राज्य में सीनेटर के रूप में अपनी उम्मीदवारी घोषित किए बस 2 ही महीने हुए थे। और अब जब वे सबसे ऊंची जगह पहुंच चुके हैं, तब उनकी नानी इस लम्हे को देखने के लिए उनके पास नहीं थी। जिन लोगों ने उन्हें बड़ा किया था वे सभी अब जा चुके थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम पर गर्व है, मैंने कहा। तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। वह अपनी सीट से उठे और मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। और तुमने भी, उन्होंने कहा, मुझे अपनी नजदीक खींच लिया। हम दोनों ने अच्छा किया है। उस समय मैं सिर्फ यही सोच सकती थी कि अब भी उन्हें सब कुछ संभालना था। घर पर परिवार के साथ खाना खाने के बाद हम लोग तैयार हुए और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के छोटे से समूह के साथ शहर के निचले हिस्से में चुनाव के बाद की स्थिति का मुआयना करने हयात रिजेंसी के स्वीट में चले गए, जिसे आयोजकों ने हमारे लिए किराए पर लिया था। हमें अपना निजी समय और जगह देने की कोशिश करने के लिए अभियान के कर्मचारियों ने खुद को होटल में कई जगह इकट्ठा कर लिया था, जो बीडेन के पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए हॉल के दूसरी तरफ अपना खुद का सूट था। पहला परिणाम केंद्रीय समय के अनुसार शाम 6 बजे आया, जिसमें कैंटकी की जगह मैकेन को मिली और वर्मार्ट में बराक आगे थे। पश्चिमी वर्जीनिया मैकेन को मिला और उसके बाद साउथ कैरोलिना भी। मेरा विश्वास थोड़ा डोल गया, हालांकि इससे कोई भी अप्रत्याशित नहीं था। एक्स और फ्यूज, जो मेरे कमरे में लगातार आना जाना कर रहे थे, उनके अनुसार सूचनाओं का एक एक कतरा जो उन्हें मिल रहा था, सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार ही था। हालांकि अब तक की सभी सूचनाएं सकारात्मक थी। राजनीतिक बकबक अब वह अंतिम चीज थी जो मैं सुनना चाहती थी। यूं भी किसी चीज पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, तो इन सब का अर्थ भी क्या था? हम रास्ते पर निकल चुके थे और 1 या 2 तरीके से हमें मंजिल पर पहुंचना था। हम टीवी पर देख रहे थे कि हजारों लोग अभी से ही ग्रांड पार्क में इकट्ठा हो चुके थे और झील के सामने से लगभग 1 मील दूर तक फैले हुए थे, जहां जुम्बोट्रन पर्दे पर सूचनाओं का लाइव कवरेज हो रहा था और जहां बाद में बराक अपने दोनों भाषणों में से एक भाषण देने वाले थे। लगभग हर कोने में पुलिस कर्मचारी खड़े थे। झील के तटीय सुरक्षा की नावें घूम रही थी और हमारे सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर। ऐसा लग रहा था कि पूरा शिकागो अपनी सांसों को रोककर खबर के इंतजार में बैठा था। कैनेकेटिक में बराक जीत गए थे और फिर न्यू हैम्पशायर भी बराक को मिला और उसके बाद मैनचेस्टर, मैन, डेलावेयर और डीसी भी इलिनॉय की घोषणा बराक के पक्ष में हुई। तब हमने सुना कि नीचे की सड़कों पर कार के हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। मैंने स्वीट के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी ढूंढी और अकेले बैठ गई और अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण करने लगी। अब तक कमरा पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजनीतिक टीम बेचैनी से भरी खबरों के इंतजार वालों को थोड़ा समय दे दिया और लगभग शालीन किस्म की शांति अपना ली थी। मेरे दाहिने तरफ हमारी बच्ची लाल और काले कपड़े में सोफे पर बैठी हुई थी और मेरी बाई तरफ अपने सूट और कोट में लिपटे हुए बराक एक कोने में बैठे थे, जो मेरी माँ के सोफे के बगल में था, जहाँ वह शालीन काले रंग की ड्रेस पहनी थी और अपने दोनों कानों में चांदी के झुमके। ग्रैंडमा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैंने बराक को कहते सुना। कभी भी ज्यादा न बोलने वाली मेरी माँ ने उन्हें कनखियों से देखा और सिकुड़ गई, जिसके कारण दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हालांकि बाद में उन्होंने ये बताया कि उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। बराक की संवेदनशीलता से बहुत ज्यादा प्रभावित, अमेरिका ने बराक को आत्मविश्वासी और शक्तिशाली इंसान के रूप में देखा था, लेकिन मेरी माँ ने उस समय गंभीरता और आने वाले काम के अकेलेपन को पहचानती थी। अब तक वे एक ऐसे आदमी थे जिनकी न माँ थी न पिता थे, और अब वह मुक्त दुनिया के एक नेता के रूप में निर्वाचित होने वाले थे।
अगली बार उस तरफ देखने के बाद मैंने पाया कि मेरी माँ और बराक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ठीक 10 बजे का समय था जब टीवी चैनलों ने अपने पर्दे पर मेरे हंसमुख पति का चेहरा दिखलाना शुरू किया और यह घोषणा की बराक हुसैन ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति होंगे। हम सभी ने अपने पैर पटके और जोर से चिल्लाने लगे। अभियान के हमारे कर्मचारी कमरे में आए और उनके साथ बिडेन परिवार भी। सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह सब स्वप्निल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शरीर से बाहर हूँ और खुद को प्रतिक्रिया देते हुए देख रही हूँ। उन्होंने कर दिखाया, हम सबने कर दिखाया। यह लगभग असंभव था, लेकिन जीत का शोर सुनाई दे रहा था। यह एक ऐसा पल था जिसमें मुझे महसूस हुआ कि हमारा परिवार एक तरह की तोप से होते हुए पानी की एक दुनिया में चला गया। चीजें थोड़ी धीमी, तरल और बिगड़ी हुई महसूस हो रही थी। हालांकि हम दिए गए निर्देश के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों ने हमें सामान वाले लिफ्ट में जाने के लिए कहा। होटल के पिछले दरवाजे से हमें निकलकर वहां खड़ी एक एसयूवी गाड़ी में बैठा दिया गया था। बाहर निकलने के बाद क्या मैंने सांस ली थी? क्या मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया था जिसने मेरे लिए दरवाजा खोला था? क्या मैं मुस्कुरा रही थी? मैं नहीं जानती हूँ यह कैसे हुआ था। जैसे मैं अब भी वास्तविकता में जाने के लिए छलांग लगा रही थी। मैंने सोचा कि इसमें से कुछ में बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम था, जैसा कि प्रत्याशित था। यह एक बहुत लंबा दिन था। मैं बच्चों के चेहरे पर थकान देख सकती थी। मैंने उन्हें रात में इसके अगले हिस्से के लिए तैयार कर दिया था और बता दिया था कि चाहे उनके पिता जीते या हारे, हम बाहर बगीचे में एक बहुत बड़ा और शोर वाला जलसा करने वाले हैं। अब हम पुलिस के संरक्षण में चल रहे थे। मोटर कैड में झील के किनारे से होते हुए गुजर रहे थे और दक्षिण की दिशा में ग्रांड पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। अपने जीवन में इस सड़क पे से मैं सैकड़ों बार गुजरी थी। बस में विटनी यंग के घर से जाते हुए, सुबह जिम जाते हुए। यह मेरा शहर था, एक बहुत ही परिचित जगह, लेकिन फिर भी उस रात वह मुझे अलग सा महसूस हो रहा था, किसी अपरिचित शांति में तब्दील। ऐसा लग रहा था कि हम समय और जगह से ऊपर उठ चुके थे। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मालिया एसयूवी की खिड़की से बाहर झांक रही थी और बाहर का सब कुछ अपने अंदर समाहित कर रही थी। डैडी, उसने अलग माफी मांगने वाली आवाज में कहा, सड़क पर कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके उत्सव में आएगा। मैंने और बराक ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। वह सब समय था जब हमें समझ में आया कि सड़क पर सिर्फ हमारी कार थी। बराक अब निर्वाचित राष्ट्रपति थे। गुप्त सेवा वालों ने सब कुछ साफ कर दिया था। झील के किनारे के सभी रास्तों को बंद कर दिया था और उस रास्ते में आने वाले सभी चौराहे को भी बंद कर दिया था। राष्ट्रपति के लिए एक मानक सुरक्षा हमें जल्दी ही समझ में आ गई थी, लेकिन हमारे लिए यह सब नया था। सब कुछ नया था। मैंने मालिया के कंधे पर अपना हाथ रखा था। लोग वहाँ पहले से ही पहुँच गए हैं स्वीटी, मैंने कहा। चिंता मत करो, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और लोग वहाँ थे। उस बगीचे में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग हमें देखने के लिए जुटे थे। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले और पार्क के सामने बने सफेद रंग के टेंट पर बने गुफानुमा रास्ते से होकर मंच पर जाने के लिए हम लोगों को रास्ता दिखाया गया, उस वक्त हमें एक प्रत्याशित शोर सुनाई दे रहा था। हमारे अभिवादन के लिए वह हमारे परिवार और दोस्तों का एक समूह इकट्ठा था और गुप्त सेवाओं के नियमों के कारण वे अब रस्सियों के पीछे खड़े थे। बराक ने अपनी बाहें मेरे चारों तरफ रख ली, जैसा कि वह मुझे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मैं अब भी वहीं था। कुछ मिनट बाद हम मंच पर चढ़े। हम चारों, मैंने मालिया का हाथ पकड़ा हुआ था और बराक ने साशा का हाथ। मैंने एक बार में बहुत सारी चीजें देखी। मैंने देखा कि मंच के चारों तरफ बुलेट प्रूफ शीशे की एक मोटी दीवार चढ़ी हुई थी। मैंने लोगों का हुजूम देखा। उसमें बहुत सारे लोगों के हाथ में छोटे छोटे अमेरिकी झंडे थे। मेरे दिमाग इनमें से एक को भी नहीं समझ पा रहा था। यह सब कुछ बहुत बड़ा महसूस हो रहा था।
मुझे उस रात के बराक के भाषण का बहुत छोटा हिस्सा याद है। साशा और मैंने उन्हें मंच के एक कोने में देखा। जैसे ही वे अपनी बात कर रहे थे, शीशे के उस कवच से घिरे हुए, अपने शहर से घिरे हुए और अपने 59 लाख लोगों के मतदान के आश्वासन से घिरे हुए, मेरे पास जो बच गया था वह सहजता का बोध था। एक नई तरह की शांति जो उस अनोखे गर्म नवंबर के महीने की उस रात में शिकागो की झील के किनारे मुझे महसूस हो रही थी। महीनों तक की भीड़ से भरी रैलियां, जोश से भरे चुनावी आंदोलन, चीखने चिल्लाने तालियां बजाने के इस दौर से ग्रांड पार्क का माहौल बिल्कुल अलग था। हम अमेरिका के उस विशाल उत्साहित भीड़ के सामने खड़े थे जो खुद भी मर्मस्पर्शी के रूप में चिंताशील थी। मुझे जो सुनाई दिया वह सापेक्षिक शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस भीड़ के हर चेहरे को पहचानती थी। बहुत सारी आंखों में आंसू थे। शायद वह शांति थी जिसकी कल्पना मैंने की थी, या शायद हम सबने की थी। यह देर रात का परिणाम था। यह लगभग मध्य रात्रि का समय था और सब लोग इंतजार कर रहे थे। हमने बहुत बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार किया है।